हूं करण दानवीर और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल दानवीर सिंह। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती समय निकाला और इस वीडियो को देखने का मन बनाया। जैसा कि बैनर इस वीडियो का बता रहा है, आज हम बात कर रहे हैं लाइट प्रोटेक्टेड व्हीकल्स की, जो अभी रिसेंटली आत्मनिर्भर भारत के तहत हमने ऑर्डर करी है। हमने एक किस्म की गाड़ी महिंद्रा से ऑर्डर करी है, एक किस्म की गाड़ी कल्याणी ग्रुप से ऑर्डर करी है, एक किस्म की गाड़ी टाटा से और एक फोर्स से। तो ये अलग अलग किस्म की गाड़ियां हैं, लेकिन हम सब के ऊपर बात नहीं करेंगे और हम बात सिर्फ करेंगे महिंद्रा की लाइट स्ट्राइक व्हीकल। जो लोग मेरा ये चैनल देख रहे हैं, जाहिर सी बात है उनको फौज की और डिफेंस रिलेटेड इक्विपमेंट का शौक है, इसीलिए आप इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। तो उसी के मद्देनजर मैं आपको ये लाइट स्ट्राइक व्हीकल क्या है, इसकी क्यों जरूरत है और हमने क्यों इसको खरीदने के लिए हम आगे आए, इसके बारे में आपको बताऊंगा। जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि वर्ल्ड वॉर वन में ट्रेंच वॉरफेयर शुरू हुआ, यानी कि लोगों ने ट्रेंच खोदे और ट्रेंचों से लड़ाई हुई और ये लड़ाई जो है काफी मुश्किल, दर्दनाक और भयानक हुई। इसमें लाखों लोगों की लाखों की तादाद में सैनिक जर्मनी के और अलाइज के मारे गए। और ट्रेंच वॉरफेयर एक किस्म का स्टेलमेट किस्म ऑफ वॉरफेयर था, जिसके अंदर पॉइजनस गैसेस का इस्तेमाल किया गया। और ये वो टाइम था जब जो रिवायतन कैवलरी थी घोड़ों पे माउंटेड, उसका त्याग हुआ और इन ट्रेंचोस के ऊपर काबू करने के लिए, कब्जा करने के लिए एक नई मशीन का इजाद हुआ, जिसका नाम था टैंक। और ये टैंक जो थे, ये कैवलरी के पास आए। उसके बाद जैसे जैसे समय गुजरता गया, ये टैंक जो है और रिफाइंड होते चले गए और वर्ल्ड वॉर टू तक आते आते इनका स्वरूप पूरी तरह बदली हो गया और ये मनूवर वॉरफेयर में इनका इस्तेमाल होने लग गया। यानी कि अगर इन्फेंट्री मोर्चा खोदकर जमीन में बैठ जाए और मोर्चा बंदी कर ले, तो उस इन्फेंट्री को, उन मोर्चों को नलीफाई करने के लिए, निस्तेनाबूद करने के लिए, या उनकी जो एफिकेसी है उसको खत्म करने के लिए मनूवर की कार्रवाई करी जाने लगी। ये जर्मनी ने इस टाइप के वॉरफेयर का इजाद किया ब्लिट्जक्रीग के तहत वर्ल्ड वॉर टू में। यानी कि इन्फेंट्री अपना डिफेंसेस लेके बैठी है, लेकिन आप कैवलरी की मदद से, जो कि टैंक माउंटेड थी, बहुत हाई स्पीड से इन डिफेंसेस को दाहिने और बाएं से उनको घेर के और पीछे से हमला करना या उनको बाईपास कर जाना। यानी कि अगर उनका डिफेंस किसी इलाके में लगा हुआ है, फर्ज के तौर पर अगर हम पाकिस्तान में हमला कर रहे हैं और वहां पे एक शहर है जिसके चारों तरफ किलाबंदी कर रखी है, तो हम क्या करेंगे कि हम उसमें अपना सिर नहीं मारेंगे और हम उसके इर्द गिर्द से होते हुए और हम आगे चले जाएंगे और उसके पीछे वाले इलाके पर कब्जा कर लेंगे। ऐसा करने से ये वाला जो शहर है जिसने किलाबंदी करी है, ये अपने आप आइसोलेट होके और अपने ही वजन से गिर जाएगा। तो ये मोटा मोटी प्रैक्टिस हुई और इसके अंदर आर्मर्ड टैंक्स और इनका भी इस्तेमाल हुआ, साथ साथ हवाई हमले और पैरा ट्रूपर्स का भी इस्तेमाल हुआ। वर्टिकल एनवेलपमेंट बोलते हैं, वो भी हुआ। मनूवर वॉरफेयर में लेफ्ट और राइट फ्लैंक मूवमेंट्स हुए, बाईपास हुआ। दुश्मन की जो स्ट्रांग होल्ड्स उनको बाईपास करके डेप्थ के लोकेशंस पे हमला करा और इस तरीके से जो लड़ाई की स्पीड थी वो बहुत तेज बढ़ गई और बहुत स्पीड से जो है लड़ाई दुश्मन के इलाके के अंदर प्रोसिक्यूट होने लग गई और दुश्मन के जो डिफेंसेस थे बड़ी स्पीड से चरमरा गए। इसका बहुत खूबसूरत उदाहरण वर्ल्ड वॉर टू के अंदर आपका पोलैंड है, आपका फ्रांस है और रशिया भी है, कम से कम पहले हिस्से में जब तक सर्दियां नहीं शुरू हुई थी तब तक, कि कैसे जर्मन की फौजें इसी टैक्टिक्स के चलते मॉस्को के नजदीक तक पहुंच गई थी। जहां तक मेरा ख्याल है शायद 20 किलोमीटर तक नजदीक पहुंच गई थी।
अब इस मनूवर वॉरफेयर के अंदर जब टैंक इतनी स्पीड से चल रहे हैं तो इन्फेंट्री को भी इस स्पीड से टैंकों का साथ देने की आवश्यकता पड़ गई। वर्ल्ड वॉर II के अंदर ये ट्रकों में भरकर इन्फेंट्री टैंकों के पीछे पीछे चला करती थी और आर्टिलरी को भी ट्रकों के पीछे घसीटते हुए खींचते हुए उनको लीप फ्रॉग के मेथड से आगे लेके जाया जाता था। आर्टिलरी गन जो है आर्टिलरी का फायर सपोर्ट देती थी। टैंक्स जो हैं जो डिफेंसेस थे उनको या तो ओवररन कर जाते थे या उनको बाईपास करके और एक स्ट्रेटेजिक पोजीशंस लेके और घेराबंदी कर लेते थे और इन्फेंट्री उस ऑब्जेक्टिव को धीरे धीरे खत्म कर देती थी। लेकिन कोल्ड वॉर आया। कोल्ड वॉर के बाद में बहुत इजाद हुआ और आर्मर्ड पर्सनल कैरियर बने और इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स बनी, जिसके अंदर इन्फेंट्री जो है अब ट्रकों की बजाय इन ट्रैक्ड व्हीकल्स और व्हील्ड व्हीकल्स में, जो कि टैंकों की तरह देखने में लगते हैं, उन पे माउंट होकर और टैंकों के साथ साथ चलने लग गई। उससे जो समय जो था वो और क्लोज हो गया, यानी कि टैंक जैसे ही दुश्मन के टारगेट्स, दुश्मन के ऑब्जेक्टिव के ऊपर अपने आप को इन्वेस्ट करना शुरू करते थे, उसको फायर करना शुरू करते थे, इन एपीसी से और आईसीवी से फौजी उतरकर और हमला कर देते थे। तो ये कार्रवाई चलती रही। लेकिन इस पूरी कार्रवाई में एक और जरूरत पड़ गई, क्योंकि ये बहुत भारी भरकम टैंक, एपीसी, आईसीवीज और आपकी स्वचालित तोपें, जिनको सेल्फ प्रोपेल्ड गन्स कहते हैं, भारी इक्विपमेंट का मूवमेंट इन्वॉल्व था। तो अब जरूरत पड़ी कि कैसे इनके आगे वाले रास्ते को रेकी करना और कैसे रास्ता निर्धारित करना और ये देखना, सुनिश्चित करना कि वहां कोई दुश्मन की कोई टुकड़ी तो नहीं है। तो उसके लिए रैकी व्हीकल्स का इस्तेमाल होने लग गया। वेस्टर्न कंट्रीज में रैकी टैंक्स होते हैं, हल्के टैंक्स। हिंदुस्तान में भी एक टाइम रैकी टैंक्स थे, AMX-13 नाम के टैंक्स हुआ करते थे फ्रेंच ओरिजिन के 60s के अंदर। लेकिन उसके बाद हमारे पास कोई रैकी टैंक नहीं था। वैसे लाइट टैंक्स के अंदर PT-76 जरूर था, जिसने काबिल तारीफ रिजल्ट्स दिखाए बांग्लादेश ऑपरेशंस में। लेकिन अदरवाइज कोई ऐसा रैकी टैंक हम लोगों के पास नहीं था। हम लोग जीप और जोंगों पर अपने रैकी ट्रूप्स को बिठाकर और ये कार्रवाई करते थे। इनका काम होता था कि इन टैंकों, आईसीवीज और सेल्फ प्रोपेल्ड गन्स के जो काफिला होता था, उससे कहीं आगे जाकर और दुश्मन की टो लेना, टटोलना और टरेन को देखना कि भाई जिस पे रास्ते पे ये टैंक आएंगे वो जमीन ठीक है, नहीं है, पानी भरा हुआ है, जंगल है, क्या है, ऑब्स्टिकल क्या है। तो ये सारी चीजें करते थे। लेकिन जो जीप और जोंगे के साथ में जो इशू होता था वो ये होता था कि स्मॉल आर्म्स फायर, एम्बुशेस का ये शिकार हो सकते थे और उससे जान माल और इक्विपमेंट का नुकसान होता था। और जिस काम के लिए वो गए हैं, जिस काम के लिए वो इस कॉलम के आगे चल रहे हैं, वो काम भी नहीं हो पाता था। तो ये तो रही बात ऑफेंसेस की, और ऑफेंस में किस तरीके से इन रैकी व्हीकल्स की आवश्यकता पड़ी और ऐसी व्हीकल्स की आवश्यकता पड़ी जो कि इन टैंकों की स्पीड के साथ में मैच करे, जो कि जिसको एक किसी किस्म का स्मॉल आर्म्स का प्रोटेक्शन मिले और उनके ऊपर भारी हथियार का भी डिप्लॉयमेंट किया जा सके, फिक्स करे जा सके, जिससे दुश्मन की इस किस्म की टुकड़ी को इमीडिएटली जवाब दिया जा सके, पोजीशन ली जा सके और अपने जो पीछे टैंक के कॉलम आ रहे हैं उनको आगाह करा जा सके टाइम से। और जो छोटी मोटी जो ऑपोजिशन है उसको फायर और मनूवर के साथ उसको निस्ते नाबूद किया जाए और इलाका क्लियर किया जाए, जिससे ये काफिला आगे चले। तो ये तो रही बात आर्मर्ड की, रैकी व्हीकल्स की। अब बात करते हैं इन्फेंट्री की जो डिफेंसिव लड़ाई लड़ रही है, यानी कि हमने अपनी मोर्चाबंदी करी हुई है और दुश्मन हमारे ऊपर हमला करता है। आपको बड़ी फेमस बॉर्डर मूवीज जरूर याद होगी, जिसके अंदर लोंगेवाला के ऊपर दुश्मनों के टैंकों ने आक्रमण किया और किस तरीके से हमारे बहादुर सैनिकों ने 3 पंजाब के उसका मुकाबला किया। तो ये सारी पिक्चर और ये सारी कहानी आपको मालूम है, नहीं मालूम है तो जरूर ये बॉर्डर पिक्चर देखें, आपको अच्छी भी लगेगी और ये जो मैं बात कह रहा हूं ये समझ में भी आएगी।
तो ये क्या है कि अब जब इन्फेंट्री ने मोर्चाबंदी करी है तो इन्फेंट्री भी चाहेगी कि उसके आगे वाले इलाके में दुश्मन के टैंक क्या हरकत कर रहे हैं, कहां से कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ये जानकारी इन्फेंट्री कमांडर को चाहिए होगी। और वो कैसे मिलेगी? तो अभी तक हम लोग भी जीप और जोंगे और जिप्सीज का इस्तेमाल करते थे। रेगिस्तानी इलाकों में ये अक्सर रेत के अंदर फंस जाया करते थे और इनके इंजन की पावर नहीं होती थी, तो ये ब्रेक डाउन बहुत अक्सर हुआ करता था इन गाड़ियों में। और साथ ही में जब दुश्मन के टैंक्स के कॉलम का पता लगे कि ये टैंक्स के कॉलम आ रहे हैं तो उनको हैरेस करना, उनको डिले करना, ये भी एक अहम कार्य हो जाता है। और इस कार्य को आज तक अभी जैसे मैं बात कर रहा हूं, महिंद्रा की थार जैसी जीप और जिप्सी के ऊपर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल लगाकर ये काम किया जाता रहा है। मेरे को अपना तजुर्बा याद है, मैं एक बारी एक्सरसाइज में जैसलमेर में था। मेरा एक ही डेजर्ट का तजुर्बा है जिसके अंदर ये एटीजीएम कमांडर था और सपोर्ट कंपनी का 2IC था। और मेरा यही टास्क था कि दुश्मन का जो टैंकों का जो कॉलम है उसको कैसे डिले लाइन टू डिले लाइन स्टॉप करना है। तो हम जो राजस्थान में रेगिस्तान में जो ढोरे होते हैं उसके ऊपर अपनी पोजीशन लेते थे और जब टैंक नजदीक आते थे तो हम सिम्युलेटेड क्योंकि ट्रेनिंग सिम्युलेटेड फायर करके और हम पिछले वाले ढोरों पर चले जाते थे और फिर इंतजार करते थे। तो ये ढोरों से एक सेट ऑफ ढोरों से उठ के और पीछे जाना और उसके बाद में फिर पीछे जाना और दुश्मन के टैंकों को पे रुकावट डालते रहना, ये जो कार्रवाई थी ये हम जीप और जोंगों से करते थे। उस समय मेरे पास जोंगे हुआ करते थे, जीप का इस्तेमाल नहीं करते थे क्योंकि जीप और भी कमजोर पड़ती थी, बिल्कुल बेकार किस्म का साधन था। और वो क्लासिकल जो लीप एंड फ्रॉग जो टैक्टिक्स है उसको फॉलो करने में असमर्थ थी बिकॉज ऑफ टेक्निकल रीजन। जोंगे फिर भी थोड़े पावरफुल होते थे तो अक्सर ये ओवरहीट होके गर्म हो जाते थे, रेत में फंस जाते थे और बहुत कारगर सिद्ध नहीं होता था ये पूरा खेल। हम उस स्पीड से टैंकों के कॉलम को रोकने में या जिस तरीके से वो एडवांस कर रहे हैं उस तरीके से हम रिट्रीट नहीं कर पाते थे, पीछे नहीं जा पाते थे और पोजीशन नहीं ले पाते थे और कहीं ना कहीं ये जो मकसद था ये हमारा डिफीट हो जाता था। सो वी वर नॉट सक्सेसफुल बिकॉज ऑफ आवर व्हीकल्स। तो अभी एक बहुत बेहतरीन डिसीजन हुआ है, महिंद्रा की लाइट स्ट्राइक व्हीकल के ऑर्डर दिए गए हैं। 1300 ये व्हीकल्स दी जाएंगे और इन्फेंट्री के अंदर ये एटीजीएम जो प्लाटून है उसके अंदर इनको दिया जाएगा और इन्फेंट्री की जो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स हैं वो इनके ऊपर माउंट होंगी। इन व्हीकल्स के ऊपर मीडियम मशीन गन या आपका एडवांस लाइट ग्रेनेड लॉन्चर्स AGS भी लॉन्च होंगे, लग सकेंगे और इस तरीके से ये लेस होंगे और जरूरत पड़ने पर इन पे मैन पैड्स भी लगाए जाएंगे, यानी कि मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम भी ये कैरी करने में सक्षम होंगे। आर्मर्ड प्रोटेक्टेड होंगे यानी कि स्मॉल आर्म्स फायर से इनको कोई असर नहीं पड़ेगा और एंटी पर्सनल माइंस का भी इन व्हीकल्स के ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा। मेरे ख्याल से शायद एंटी टैंक माइंस से भी अगर इनके नीचे ब्लास्ट होता है तो जो ट्रूप्स हैं वो जरूर सुरक्षित हो जाएंगे, गाड़ी को जरूर नुकसान पहुंचेगा। तो ये एक बहुत ही अहम चीज है जहां तक इन्फेंट्री का सवाल है। और साथ ही ये व्हीकल्स जो है, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि रेकी ट्रुप के अंदर भी इन्हीं व्हीकल्स का इस्तेमाल होगा। तो इससे जो हमारी लड़ाई लड़ने की जो क्षमता है, चाहे वो पंजाब और जम्मू के प्लेन्स की बात कर लें या हम सेमी डेजर्ट गंगानगर की बात कर लें या हम रेगिस्तान थार जैसलमेर और बाड़मेर की बात कर लें, बहुत हैवी इजाफा होगा। इसी के साथ जैसे मैंने आपको बताया कि हाई मोबिलिटी व्हीकल टाटा की ले रहे हैं, फिर कल्याणी ग्रुप की M4 व्हीकल ले रहे हैं और पैरा कमांडोज के लिए लाइट एक स्ट्राइक व्हीकल ले रहे हैं जो कि बिल्कुल लाइट होगी। तो ये जो सारा जो इक्विपमेंट जो आ रहा है, जो बिल्कुल आम भाषा में बात करें तो जहां पे तोपें, बंदूकें, जहाज और पनडुब्बियां और ये बड़ी बड़ी चीजों की बात होती है, वहां ये कहीं
ये वाला इक्विपमेंट है वो दब जाता है। तो मेरे को लगा कि मैं इसके बारे में आपसे बात करूं। ये पूरा जो महिंद्रा की जो लाइट स्ट्राइक व्हीकल है, ये करीब 1056 करोड़ की ये डील हुई है। 1300 गाड़ियां मिलेंगी और इस साल के आखिर से ये गाड़ियां मिलना शुरू होंगी और ये बेहतरीन गाड़ियां होंगी। ये डेजर्ट्स में चलने के लिए इनके टायर्स के भी उसी प्रकार से साइज होंगे। बीएचपी इनकी काफ़ी हाई होगी, हॉर्स पावर ये मेरे ख्याल से 250 हॉर्स पावर की 6 सिलेंडर व्हीकल्स हैं और इमेंसली पावरफुल हैं। और इनके ऊपर वेपन सिस्टम्स भी काफ़ी पोटेंट और पावरफुल होंगे। और इसके अलावा ये गाड़ियां काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस में अपना योगदान बहुत अच्छा देंगी। दैट इज चाहे वो कश्मीर का इलाका हो, चाहे वो नक्सल प्रोन इलाका हो। वेल, आर्मी इज नॉट डिप्लॉयड इन नक्सल प्रोन, बट मेरे ख्याल से जब आर्मी का एक ऑर्डर पूरा होगा तो ये हमारी सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस को भी ये गाड़ियां जाएंगी, तो उनको भी नक्सल इलाकों में लड़ने में आसानी होगी। इसी तरह नॉर्थ ईस्ट में भी इनका इस्तेमाल होगा। और इसके अलावा हाई एल्टीट्यूड में भी, ये भी एक पॉइंट बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपने जब चीनियों के साथ में तनातनी देखी थी, टेलीविज़न में वीडियो देखे थे, तो आपको याद होगा कि कैसे चीनी बहुत भारी भरकम और स्मार्ट गाड़ियों के अंदर आए और हमारे जो भारतीय सैनिक थे वो पैदल और एक फाइबर ग्लास की शील्ड लेकर और उनके सामने खड़े हुए, डटे, और पत्थरबाजी की घटना भी हुई। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब इंडियन आर्मी सोल्जर्स भी उन्हीं की तर्ज पर और उनसे बेहतर आर्मर्ड प्रोटेक्टेड व्हीकल्स में आएंगे। दैट इज महिंद्रा की लाइट स्ट्राइक व्हीकल्स में आएंगे, उनके सामने खड़े होंगे और मुकाबला करेंगे। तो ये एक बहुत काबिल तारीफ बात हुई है। और इससे भी ज्यादा काबिल तारीफ बात यह है कि ये हिंदुस्तान में ही निर्माण होगा। ये भी मैं बता दूं कि यहाँ पर कि ये इंडियन आर्मी तकरीबन 10 साल से और उससे भी अधिक समय से इस टाइप की गाड़ियों की खोज में थी, लेकिन कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेटिक रेड टेप और ब्यूरोक्रेटिक डिलेस के चलते और प्रायोरिटी के चलते ये चीज़ें नहीं खरीदी गई। बट ये चाइनीज़ के एग्रेशन के बाद में इनकी बहुत आवश्यकता महसूस हुई और ये अब इंडिया में ही निर्मित है और उनको खरीदा जाएगा। वैसे एक समय था जब अमेरिका की हमवी, जो कि बैटल हार्डन्ड और बैटल प्रोवन थी, उसके ऊपर लोगों की निगाह टिकी हुई थी। लेकिन क्योंकि अब आत्मनिर्भरता की बात है तो हमने इंडियन वेंडर्स को चुना है। इससे हमारे को एम्प्लॉयमेंट मिलता है, इससे फॉरेन एक्सचेंज बचता है और जो चीज़ जो हमें बहुत महंगी विदेश से निर्यात करनी पड़ती, आयात करनी पड़ती, अब वो बड़े सस्ते में हम खुद ही बनाकर और उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मेंटेनेंस भी सस्ती होगी और ये सारी चीज़ें होंगी। तो ये जो व्हीकल्स आ रही हैं, चाहे कल्याणी की हो, टाटा की हो, फोर्स की हो और महिंद्रा की एलएसवी हो जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ये सारी की सारी मोबिलिटी, फायर पावर और प्रोटेक्शन के साथ आती हैं। मॉडर्न वॉरफेयर में इन सब की बहुत अहमियत है। तो ये था मेरा आज का प्रोग्राम, जिसके अंदर मैंने आपको थोड़ा सा आपको टेक्निकल ज्ञान दिया कि ये खेल कैसे होता है। आई डोंट नो ये कितने लोगों को समझ में आया होगा, क्योंकि ये थोड़ी टेक्निकल और टेक्टिकल बातें जो हैं ये सबके समझ में नहीं आती हैं जब तक कि उनको थोड़ा सा इंटरेस्ट ना हो। तो आई एम श्योर इस प्रोग्राम को देखने के बाद बहुत लोगों को इंटरेस्ट भी बढ़ा होगा और गूगल पे जाके वो सर्च भी करेंगे, रिसर्च भी करेंगे कि ये मनूवर वॉरफेयर और टैंकों की लड़ाई और इन्फेंट्री की जो डेजर्ट्स में और प्लेन्स में डिलेज की लड़ाई, डिले लाइंस की लड़ाई, फॉरवर्ड जोन की लड़ाई, ये कैसे होती है, ये सब इंटरनेट पे मौजूद है। आप लोग देख सकते हैं अगर आप लोगों को इंटरेस्ट हो। तो इसी के साथ इस प्रोग्राम को मैं ख़त्म करता हूँ। आई एम श्योर आपको पसंद आया होगा और आप इसको जरूर शेयर करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ। तो मैं इन एडवांस आपको थैंक्स बोल देता हूँ कि थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दिस लिंक ऑफ दिस प्रोग्राम ऑफ माइन एंड आई एम श्योर people will love it and I will keep on doing such programs। मैं ऐसे प्रोग्राम निरंतर करता रहूंगा। अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो मुझे भी अच्छा लग रहा है आपसे बातें करने में। तो अगली बार फिर मुलाकात करते हैं किसी नई टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें। कोविड बहुत जोर शोर से चल रहा है, तो बी सेफ, कीप योरसेल्फ प्रोटेक्टेड।